हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन करते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर। तो ये एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं और आज जो हम कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट नंबर 25 का पैसेज 2 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मॉक टेस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे लाइव हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है वो जाके उसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, पैसेज 1 आपको यूट्यूब में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ओके, इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, आज हम पैसेज 2 डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं, जो एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 3 पैसेजेस आने ही आने हैं, मिनिमम 3 पैसेज आने हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चंस होंगे मेंस में, 3 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होगा। राइट, तो आपको पता है कि अगर 3 पैसेज आने हैं मिनिमम, तो कितने मार्क्स आपके इसमें डिवाइड हो गए। अगर 4 क्वेश्चंस भी हर एक पैसेज में आते हैं तो 4 3 12 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके शॉर्ट कितने मार्क्स आपके पास हो जाएंगे अगर आप आरसी को करते हैं। और आरसी करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी कोई भी ग्रामर चेक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती हो तो ही आप आरसी कर सकते हैं। आपको अगर बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, आपको इंग्लिश कहीं पे कोई बोल रहा है, आपको इंग्लिश मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, आपको उनकी बात समझ में आती है वो क्या बोल रहे हैं, तो आप आरसी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी आरसीज हैं ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, एडिटोरियल बेस्ड आरसीज हैं, तो करंट अफेयर्स में भी इनका नॉलेज मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है करंट अफेयर्स की वजह से भी। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। बोल रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीमे चले हुए हैं। कब तक? जब तक कि आप चले हुए हैं। ठीक है, आपने कश्मीर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आपको कन्याकुमारी रीच करना है ना। आप कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, तो चाहे वो जर्नी यूजुअली कोई बंदा 15 दिन में कवर कर सकता हो, लेकिन आप 1 महीने में भी आधे तक पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप अभी भी चल रहे हैं तो आप कितना पीछे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आपने 1 महीने या 2 महीने बाद यहाँ पे जाके पहुँच के रोक दी अपनी जर्नी। आप रुक गए कि नहीं, बस अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। ठीक है, ये हमारी प्रिपरेशन के ऊपर भी मैटर करता है कि अगर आपने एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ा है और कोई बच्चा बोल रहा है कि मैंने एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ लिए या 4 टॉपिक कवर कर लिए, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जब 4 टॉपिक कर लेगा, 5 टॉपिक कर लेगा, एक ना एक दिन हो सकता है कि वो कोई ऐसा बच्चा हो जो सारे टॉपिक्स कवर करके ही माने, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो बीच में रोक दे। लेकिन अगर आप डेली का एक टॉपिक भी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, कब तक? जब तक कि आप रुक नहीं रहे, जब तक कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, तब तक आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं। तो चलते हैं कि आज के सेशन में हम आरसी और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग। ओके, चलते हैं सेशन की तरफ। तो अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं हमने एक चीज़ क्लियरली डिस्कस करी है कि हमें पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है सीधे, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स और की पॉइंट्स नहीं होते। पैसेज के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हमें सारे के सारे यूज़ नहीं करने हैं, हमें सिर्फ मेन फोकस मार्क्स के ऊपर करना है। ओके, और मार्क्स हमें मिलेंगे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स की हेल्प से, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन, और हम अब इसलिए हम चलेंगे अब सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। Why the quorum was of the opinion that most awards ought to be done away with। वो बोल रहे हैं कि कोरम का ये ओपिनियन क्यों था कि ज़्यादातर अवार्ड्स को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऑट टू भी मतलब करना चाहिए, डन अवे विद का मतलब होता है कम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ओके,
तो बोल रहे हैं कि कोरम ने ये फैसला, ये ओपिनियन क्यों, फैसला नहीं हुआ अभी लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है सामने कि ज़्यादातर अवार्ड्स को कम कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? तो अब हमारे पास कीवर्ड आ गया कि कोरम का ओपिनियन था अवार्ड्स को कम करने का या ख़त्म करने का। ठीक है, ये जहाँ पे भी हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे, की पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमें वहीं पे अपना पैसेज में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। वाई it is difficult to define a set of yardsticks and confer medals on achievers in scientific research। बोल रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में कुछ मापदंड लगाना कि इन मापदंडों पे अगर खरा उतरता है तो ही इसे अवार्ड मिलेगा, और मेडल्स के ऊपर जो कि अचीवर्स होंगे उनके ऊपर ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों डिफिकल्टी है इस चीज़ को डिफाइन करने की कि किन मापदंडों के ऊपर करेंगे। अब आपको पता है साइंस एंड रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कोई मैथ्स में भी कर रहा होगा, कोई फिजिक्स में कर रहा होगा, कोई बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा होगा रिसर्च, है ना। तो बहुत वाइड रेंज है, वाइड एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम मेजर लगा दें कि यार जिसने मैथ्स में 100 क्वेश्चन कर लिए उसको अवार्ड मिलेंगे, यार तो उसमें तो मैथ्स नहीं है, उसमें तो बाकी चीज़ें भी हैं, है ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, और पता नहीं इधर बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो उसके ऊपर एक मापदंड लगाना कि इन इन मानकों पे अगर खरा उतरा तो ही उसे प्राइज मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ये क्यों डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हमें मिल गया एक और कि जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक कुछ मानक लगाने की बात आ रही है, वहीं पे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज which among the following are the negative aspects of the Prime Minister's vision regarding ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड्स इकोसिस्टम। वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। अब कोई भी अगर विचार, गवर्नमेंट भी अगर कोई बिल पास करती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो विजन है, उनका जो एक सोच है कि हमें अवार्ड्स के इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी कि उसकी गलत जो एक कुछ बातें होंगी वो कौन सी हैं इनमें से, या तो एक होगी या दो होंगी या तीन होंगी। ठीक है, तो हमें वो पता करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल, यानी कि एडिटोरियल में कही गई इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉट करेक्ट यानी सही नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, तो गलती से भी इस चीज़ को इज करेक्ट पढ़ के या आर करेक्ट पढ़ के करेक्ट वाले पे टिक मत कर देना, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स भी होंगी और गलत स्टेटमेंट भी होंगी। ठीक है, हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी करेक्ट और हमने नॉट दिमाग से स्किप हो गया नॉट करेक्ट वाला और करेक्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर टिक कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें हमें कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरे पैसेज को पढ़कर ही पता चलेगा कौन सी बात सही है या गलत है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। सर्किटस, सर्किटस एक वर्ड दिया हुआ है, पैसेज में होगा। ठीक है, उसमें से उसका बेस्ट सिनोनिम क्या है। अब सर्किटस मतलब होता है गोल गोल घुमाना। ठीक है, गोल 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 ऐसे स्पाइरल में या गोल गोल घूमना। ठीक है, अगर तो हमारी वोकैबुलरी अच्छी है, हमने पढ़ी है, तो देखो राउंड अबाउट और ग्रैंड तो इजी वर्ड्स हैं। ग्रैंड मतलब होता है बहुत बड़ा और राउंड अबाउट भी मतलब होता है सर्कल में घूमना, है ना। इपॉक और डेलिब्रेशन, अगर वो कैब अच्छी है तो हमें इन वर्ड्स का मतलब पता होगा, अगर वो कैब अच्छी नहीं है तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता नहीं होगा। फिर हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि हमने रिस्क नहीं लेना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होती है गलत करने पर। ठीक है, तो हमें अपना मार्क कोई गवाना नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क कहीं से मिल जाए वो हमें अटेम्प्ट करना है, लेकिन गवाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे तुक्काफिकेशन नहीं चलेगा। ओके, अगर तो वो कैब अच्छी है और अगर नहीं अच्छी है तो छोड़ दो, और अच्छी करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो इंग्लिश माध्यम का। वोकैबुलरी के लिए एडिटोरियल बेस्ड लेटेस्ट वर्ड्स की वोकैबुलरी हर एक पीडीएफ में दी जाती है। ओके, तो उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, वोकैब अच्छी करो अपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है, चलते अब पैसेज की तरफ।
The center has decided that awards, prizes and fellowship by various ministries, बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि जो अवार्ड्स और प्राइजेस और फेलोशिप क्या होती है, किसी भी प्रकार, जब हम देखो, आपने देखा होगा पीएचडी कर रहे होते हैं स्कॉलर्स कई, है ना, एमफिल कर रहे होते हैं, तो उनको फेलोशिप दी जाती है, यानी कि उनको पढ़ाई करने के लिए जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं पैसे? देखो, आप 22-23 की एज में आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि आप घर के लिए इनकम लाओ, ठीक है, घर के लिए कुछ कमाओ, इनकम लाओ। लेकिन जो बच्चे हायर स्टडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब वो हैं तो एक एज ग्रुप ऐसी में जिसमें उनको अर्न करना चाहिए फैमिली के लिए, लेकिन वो क्योंकि आगे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ रहे हैं, तो वो एक फैमिली के ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं, यानी कि फैमिली की एसेट बनने के बजाय वो फैमिली की लायबिलिटी बन जाते हैं, यानी कि फैमिली को देने के बजाय उनको फैमिली से लेना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है पेरेंट अभी अर्निंग कंडीशन में नहीं हो, फादर नहीं हो अर्निंग कंडीशन में, कोई भी XYZ, आपको पता है आपके फ्रेंड्स भी कुछ होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे जिनकी फैमिली की हालात ठीक नहीं होंगी, है ना, तो वो पेरेंट के ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं, तो उनकी जो आगे की पढ़ाई है वो गवर्नमेंट फंड करती है अगर वो अच्छा प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फेलोशिप, ठीक है, यानी कि कुछ अमाउंट दी जाती है उनको अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा? बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा, एंड डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के द्वारा। नीड, तो वो बोल रहे हैं कि इन अवार्ड्स, प्राइजेस और फेलोशिप जो वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स द्वारा दी जाती हैं, नीड अ होलसेल रीलुक, होलसेल मतलब व्यापक तौर पे, और रीलुक मतलब दोबारा, रिकंसिडरेशन, यानी कि दोबारा देखे जाने की या इसमें बदलाव की जरूरत है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बोल रहे हैं जो होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, विच इज एग्जीक्यूटिंग दिस डायरेक्टिव, जो कि इस निर्णय के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, जो इस निर्णय के ऊपर, विचार के ऊपर, इस जो भी अपना क्या बोलते हैं डायरेक्टिव, नियम आदेश के ऊपर काम कर रही है, हैज मूव्ड मच बियॉन्ड इट्स यूजुअल रेमिट। किस किस नियम के ऊपर? जो अवार्ड्स और प्राइज और फेलोशिप देने वाला जो नियम है कि किन किन को देना चाहिए, उनके ऊपर जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एक जीके भी आपकी इंप्रूव हो गई कि कौन सी मिनिस्ट्री जो अवार्ड्स, प्राइज और फेलोशिप्स देती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। हैज मूव्ड मच बियॉन्ड इट्स यूजुअल रेमिट, वो बोल रहे हैं कि वो उनकी जो दायरा था, जैसे स्टार्टिंग में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी तो इसका दायरा था कि ये इतने रेडियस तक, मतलब इस फील्ड में दे सकती है, या इतना काम होगा तब दे सकती है, मिनिमम इतना काम हुआ, ठीक है, ये है मिनिस्ट्री और ये इतने रेडियस तक। अब वो अपने दायरे से बाहर जाकर भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, इतना उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब अपने दायरे से भी कहीं ज्यादा बाहर जाके वो काम कर चुकी है। किस बारे में? ऑफ अवार्ड्स, किसके लिए? अवार्ड्स देने के लिए। किसके लिए? पुलिस ऑफिसर्स एंड गैलेंट्री मेडल्स। गैलेंट्री मेडल्स क्या होते हैं? बहादुरी पुरस्कार, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स को और बहादुरी पुरस्कार के लिए, बहादुरी के मेडल्स के लिए। एंड इरप्टेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च, और अब वो कूद पड़ी है किसमें? साइंटिफिक और मेडिकल, साइंस और मेडिकल की रिसर्च फील्ड में वो कूद पड़ी है, उसकी दुनिया में वो कूद पड़ी है। किस लिए? अवार्ड देने के लिए, ठीक है। इंडिया साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज, रिसेंटली इंडिया की जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज हैं, कोई भी हो सकती हैं, XYZ, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो वो मिनिस्ट्री तो नहीं है खैर, लेकिन वो एक रिसर्च सेंटर है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होंगी, ओके। तो रिसेंटली मेड प्रेजेंटेशंस टू द यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, बोल रहे हैं कि इंडिया की जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, उन्होंने रिसेंटली एक अपने प्रेजेंटेशन दी है, किसको? यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को। तो अब ये भी एक जीके का क्वेश्चन इंप्रूव हो गया कि यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है? अजय भल्ला, ठीक है। किस बारे में? ऑन अवार्ड्स गिवन टू साइंटिस्ट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर करियर। किस बारे में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है? कि हम डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे कोई अभी फ्रेशर है साइंटिस्ट, उसने भी इस फील्ड में रिसर्च स्टार्ट करी है, तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कोई थोड़ा प्रो हो रखा है ना,
कि उसने रिसर्च में नेक्स्ट स्टेप, मतलब पहले की कोई रिसर्च थी उसमें उसने नेक्स्ट स्टेप ला दिया अपनी रिसर्च से, तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? कोई एकदम फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च पे पहुंच रखा है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो बोल रहे हैं कि अलग अलग जितने भी रिसर्च के स्टेजेस हैं उनके ऊपर, उनके करियर में उनके ऊपर कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर। They also had to list out which were national awards and which were funded out of private endowments. Endowments होता है क्या? गिफ्ट, प्राइवेट गिफ्ट्स के तौर पर, ठीक है। देखो आपको पता है कि कई सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो तो मिनिस्ट्रीज अवार्ड गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, लेकिन जो कई ऐसे भी होते हैं जिनको प्राइवेट फंडिंग मिलती है, ओके, कई प्राइजेस ऐसे होते हैं। तो बोल रहे हैं कि उस प्रेजेंटेशन में उनको ये भी बताना था, ये भी लिस्ट देनी थी कि कौन से जो अवार्ड्स हैं वो नेशनल अवार्ड्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले बहुत ही मान्य अवार्ड्स, ठीक है, और कौन से अवार्ड्स जो है वो प्राइवेट, और कौन से इनमें से अवार्ड्स या फेलोशिप्स या प्राइजेस हैं जो कि प्राइवेट एंडोमेंट्स यानी कि प्राइवेट फंडिंग से आ रही हैं, ठीक है। अ फाइनल कॉल इज येट टू बी टेकन, बोल रहे हैं हालांकि अभी इसके ऊपर फाइनल फैसला लेना है, बाकी है। द कोरम, कोरम क्या होता है? कोरम होता है जैसे सपोज करो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है जो टीम होगी, मॉनिटरिंग टीम होगी, उसके अगर 5 सदस्य हैं, ठीक है, और कोई फैसला लेना है तो उन्होंने कोरम बना दिया कि इसमें से मिनिमम 3 सदस्य हाजिर होने चाहिए कोई भी फैसला लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं 3 सदस्य, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, इसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। तो अब जो इस जो अवार्ड्स देने वाली जो समिति थी, यूनियन होम सेक्रेटरी को जिन्होंने दिया, उसमें जो उनकी समिति बनाई गई थी उसमें जो कोरम था, यानी कि जो मिनिमम सदस्य थे जिनने फैसला लेना था, एंड दिस कंसिस्टेड ऑफ दी सेक्रेटरीज, और इसमें कौन कौन थे? सेक्रेटरीज थे और दी हेड्स ऑफ ईच ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज, यानी कि या तो सेक्रेटरीज थे या फिर हेड्स थे इन मिनिस्ट्रीज के। इनका क्या ओपिनियन था? वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, जो ये कोरम का था उसका ओपिनियन था कि मोस्ट अवार्ड्स ऑट टू बी डन अवे, यानी कि ज्यादातर अवार्ड्स को हमें खत्म कर देना चाहिए, विद डन अवे विद, एंड मिनिस्ट्रीज कुड ईदर रिटेन, और मिनिस्ट्रीज केवल कुछ ही अवार्ड्स को, कुड ईदर यानी कि वो कर सकती हैं, रिटेन ओनली सम ऑफ द नेशनल अवार्ड्स, कुछ नेशनल अवार्ड्स को, और इंस्टीट्यूट 1 और 2 हाई स्टेटस अवार्ड्स, या फिर प्राइवेट फंडिंग दे सकती हैं कुछ 1 या 2 हाई स्टेटस अवार्ड्स को, ठीक है, यानी कि जिनकी बहुत ही मान्यता है, जिनकी बहुत ही प्रेस्टीज है। आपको पता है नोबेल प्राइज भी प्राइवेट फंडेड अवार्ड्स होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने फंड किए हैं, है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि अब उसकी मान्यता कितनी ज्यादा है कि नोबेल प्राइज मिला, इसको नोबेल प्राइज मिला, है ना, मान्यता ज्यादा है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ प्राइवेट मतलब बहुत ऊंचे मान्यता रखने वाले अवार्ड्स को हम दे सकते हैं, रख सकते हैं, और कुछ नेशनल अवार्ड्स को रख सकते हैं, बाकी सभी अवार्ड्स जो हैं उनको हम खत्म कर देंगे। अब ये आपने देख लिया, हमारा एक क्वेश्चन था कि क्यों वो सारे अवार्ड्स को हटा देना चाहिए, क्यों उनका ओपिनियन था कि सारे अवार्ड्स को हटा देना चाहिए, तो अब इसमें हमें अपना आंसर मिलेगा कि क्यों था उनका ये डिसीजन। द रैशनल फॉर प्रूनिंग मिस्टर भल्ला हैज सेड फॉलोज फ्रॉम अ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बोल रहे हैं कि जो मापदंड है किसके लिए? प्रूनिंग, प्रूनिंग क्या होता है? छटाई करना, तो वो बोल रहे हैं जो छटाई करने का मापदंड है, मिस्टर किसने कहा? मिस्टर भल्ला ने कहा, फॉलोज, वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम अ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, की जो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके एक विजन से, किस बारे में? रिगार्डिंग, किस बारे में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अवार्ड्स इकोसिस्टम, वो चाहते हैं कि जो अवार्ड्स का इकोसिस्टम है, यानी कि अवार्ड्स देने का प्रोसीजर या किसको देना चाहिए वो प्रोसीजर, तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव की जरूरत है, ऐसा उनका विजन है, ठीक है। इन 2018 मिस्टर मोदी हैड सेड,
2018 में मिस्टर मोदी ने कहा था दैट हिज गवर्नमेंट हैड मॉडिफाइड द सिस्टम ऑफ द पद्म अवार्ड्स। वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार ने पद्म अवार्ड्स देने का जो सिस्टम था उसको मॉडिफाई किया, यानी कि चेंज किया है, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। एंड इंश्योर्ड, क्या बदलाव लाए हैं? एंड इंश्योर्ड इट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्डिनरी पीपल डूइंग, वो बोल रहे हैं कि और इसने सुनिश्चित किया है, इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित किया है कि वो मान्यता दें या सम्मान करें किन लोगों का? ऑर्डिनरी लोगों का, यानी कि आम लोगों का, जो कि डूइंग सेल्फलेस वर्क रादर देन वेल नोन पर्सनालिटीज। बोल रहे हैं कि उन आम लोगों का सम्मान करना, उन आम लोगों को प्रोत्साहित करना, रिकॉग्नाइज करना, यानी कि मान्यता देना, जो कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, बजाय उनके जो कि बहुत ज्यादा जाने माने हैं, हस्तियां हैं जानी मानी, हु रिपीटेडली बैक देम, जिनको बार बार वो अवार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है पहले पद्म अवार्ड्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबको मिल रहे होते थे। अभी रिसेंटली बहुत सारे गरीब परिवारों को ये अवार्ड्स मिले हैं, जो कि पहले ने गरीब लोगों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, है ना, जो पहले जिनको शायद हमने पहले कभी सुना भी नहीं था कि ये भी हमारी सोसाइटी के लिए काम करे, उन लोगों को मिल रहा है अब ये अवार्ड। तो मोदी गवर्नमेंट वही चीज़ कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इन चीज़ों को मॉडिफाई किया है, पद्म अवार्ड्स देने की जो तरीके हैं उसको मॉडिफाई किया है, और आम लोगों को जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं उनको मान्यता दी है, उनको प्रोत्साहित किया है, उनको अवार्ड दिया है। ठीक है, द अवार्ड्स मिस्टर भल्ला हैज सेड, बोल रहे हैं कि मिस्टर भल्ला ने कहा कि जो अवार्ड्स हैं ऑट टू बी रिस्ट्रिक्टेड एंड हैव अ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। बोल रहे हैं कि इसमें होना चाहिए कि ये बहुत सीमित होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि कोई भी हमारा पर्सनल फेवरेट है उसको हम उठा के ये दे दें, ये सीमित होने चाहिए अवार्ड्स, और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। किसने कहा? मिस्टर भल्ला ने कहा। अवार्ड्स एंड प्राइजेस रिकॉग्नाइज अचीवमेंट। बोल रहे हैं अवार्ड्स और प्राइजेस से अचीवमेंट का पता चलता है ना, वो उनको मिलती है जिन्होंने कुछ अचीव किया है। बट इन साइंस एंड मेडिकल रिसर्च दे आर ऑल्सो मेंट टू स्पर मतलब प्रोत्साहित करना। बोल रहे हैं कि ये तो हो गए अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बाद, लेकिन साइंस और मेडिकल रिसर्च की फील्ड में अगर हम देखें तो इनका अवार्ड और प्राइज देने का मतलब ये भी है कि वो प्रोत्साहित करें किसको? यंगर साइंटिस्ट टुवर्ड्स लॉफ्टियर इमेजिनेटिव गोल्स। बोल रहे हैं कि जो यंग हमारे साइंटिस्ट हैं उनको प्रोत्साहित करें, किस लिए? ताकि वो बुलंद और जो इमेजिनेटिव, यानी कि बहुत ही अभी देखो कुछ अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो वो भी उनके विचार में है, उनकी कल्पना में है, उसकी उनको हकीकत नहीं मिली है, तो वो इमेजिनेटिव है ना, अभी वो इमेजिनेशन में ही वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो उनके जो इमेजिनेटिव गोल्स हैं उस तरफ वो आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी अवार्ड्स और प्राइजेस का मकसद होता है। ठीक है, अनलाइक इन स्पोर्ट, जैसा कि स्पोर्ट्स में जैसा होता है उसके विपरीत, और इवन गैलेंट्री अवार्ड्स, और गैलेंट्री अवार्ड्स में जो होता है उसके भी विपरीत। अब देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है, किसी ने कुछ अचीव कर लिया है ना, बहुत अब विराट कोहली ने 100 रन मार दिए तो वो मैन ऑफ द मैच ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन और वही गैलेंट्री यानी कि जो वीरता पुरस्कार होते हैं, वो अगर हमने कोई जंग जीती या कहीं पे 10 टेररिस्ट को पकड़ा है या एक टेररिस्ट को पकड़ा है ना, तो उनको अवार्ड मिलेंगे क्योंकि उनने कुछ एक्शन कर चुके हैं, वो उसके बेसिस पे उनको अवार्ड मिलेगा। लेकिन साइंस और मेडिकल रिसर्च की फील्ड में ये चीज़ नहीं होती। अब स्पोर्ट्स में तो हमें इजी हो गया कि जिसने 100 रन बनाए हैं या 200 रन बनाए हैं, अब 10 बंदों 11 बंदों की टीम है ना, 5 बैट्समैन है, 5 बैट्समैन खेले थे, 4 बैट्समैन ही खेल पाए थे, और 4 बैट्समैन खेले थे, उसमें से 2 ने 50-50 बनाए हैं और एक ने 200 बनाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसने 200 बनाए हैं उसको ही मैन ऑफ द मैच मिलेगा। कितना ईजी है ये जानना, है ना। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि उनको साइंस और मेडिकल रिसर्च में हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स हैं और उनका हर एक का अपना अपना तरीका है चीज़ों को समझने का, अपना अपना, वो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं कुछ, है ना, तो उसमें कैसे उनको छांटेंगे, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि अनलाइक इन स्पोर्ट और इवन इन गैलेंट्री अवार्ड्स
where it is relatively easier to define a set of benchmarks। बोल रहे हैं कि जैसा कि स्पोर्ट्स और गैलेंट्री अवार्ड्स में होता है, जहाँ पे बहुत इजी होता है कि मापदंड हम सेट कर सकें एंड कॉन्फर्म मेडल्स ऑन अचीवर, और मेडल्स दे सकें अचीवर्स को। साइंटिफिक रिसर्च इज ओपन एंडेड। बोल रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो बहुत ओपन एंडेड होती है ना, और सर्किटस होती है, यानी कि बहुत घुमावदार होती है। एंड एज द हिस्ट्री ऑफ साइंस रिवील, और जैसा कि साइंस की हिस्ट्री ने अभी तक बताया है, पंक्चुएटेड बाय लकी ब्रेक्स। पंक्चुएटेड बाय लकी ब्रेक्स का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना, चमत्कार से आविष्कार हो गया, है ना। मैडम क्यूरी जब उन्होंने रेडियम का आइडेंटिफाई किया, तो वो रेडियम नहीं ढूंढ रही थी, वो कुछ और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी थी, लेकिन वो उन्होंने गलती से रेडियम ढूंढ लिया, है ना। और उनको बिजली का झटका लगा। जिनने बल्ब बनाया था, थॉमस एडिसन ने, को बिजली वो की काइट के अंदर वो की लटका के घुमा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे चमकती बिजली में, याद है। तो वो एक्सीडेंट्स हुए थे। तो ज़्यादातर जितने भी अभी तक के हमारे जो ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस हुई हैं, वो एक्सीडेंट्स के बेस पे हुई हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें कुछ आप एक डेफिनेटिव डायरेक्टिव नहीं बना सकते, कि मापदंड नहीं बना सकते कि ऐसे ही होगा, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेन टैलेंटेड यूथ टू बी ओलंपियंस। बोल रहे हैं कि ये मुमकिन है कि कोई टैलेंटेड यंग हो, यूथ हो, उसको ओलंपियन बनाया जाए, या फिर और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, या फिर उसको इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाया जाए। बट इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन आइंस्टाइन और अ चंद्रशेखर। पर किसी को आइंस्टाइन या चंद्रशेखर बनाने के लिए ट्रेन करना इम्पॉसिबल है। आपने भी देखा, अगर आपका साइंस में ध्यान नहीं लगता तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। आपको उसके लिए अंदर से एक तो फीलिंग आनी चाहिए, है ना। अब मैं आपको उठ के बार बार साइंस पढ़ाती रहूँ, लेकिन आपको मैं आइंस्टाइन तो नहीं बना सकती। आपको मैं एग्जाम पास करा सकती हूँ, लेकिन आपको आइंस्टाइन तो नहीं बना सकती, है ना। और वो तो बॉर्न टैलेंट होता है ना, जिसको हमें प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। तो उनको हम ट्रेन नहीं कर सकते, उनको हम सिर्फ प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी नोबल लॉरेट इन द मॉडर्न एरा मतलब सदी में, मॉडर्न जो हमारा आज का जो सदी चल रही है उस पर बोल रहे कि ऑलमोस्ट हर एक नोबल लॉरेट मतलब नोबल प्राइज विजेता आज की सदी में हैज़ वन वेरियस सेकेंडरी प्राइजेस। उनको कई सारे सेकेंडरी प्राइजेस मिले हैं एंड रिकग्निशन इन देयर अर्ली करियर एंड एवरी ईयर। बोल रहे हैं कि उनको कई सारे सेकेंडरी प्राइजेस मिले, यानी कि जो नोबेल प्राइज़ आज जिन्होंने जीता है, उनको जब वो स्टार्टिंग में अपने करियर की स्टार्टिंग स्टेजेस में थे, उनको कई सारे छोटे मोटे प्राइजेस दिए गए थे प्रोत्साहित करने के लिए, और उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी कि उनको मान्यता दी गई थी, उनको प्रोत्साहित किया गया था उनकी अर्ली करियर में, जब उनकी करियर की शुरुआत थी तब। और हर साल देयर इज मच डिबेट ऑन हु वॉज ओमिटेड एज ऑन द पर्सन हु वन। और बोल रहे हैं कि हर साल इस बात की ज़्यादा चर्चा होती है कि किसको निकाला गया है, बजाय इसके कि कौन प्राइज जीता, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग अर्ली करियर पोटेंशियल विल रिमेन फ्रॉट विथ सब्जेक्टिविटी। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी के अर्ली करियर में उसकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें, उसकी पोटेंशियल को पहचानें, वो क्या है, वो अभी भी फ्रॉट है। फ्रॉट मतलब क्या होता है, भरा हुआ है, किससे, सब्जेक्टिविटी से। अब सब्जेक्टिविटी क्या मतलब हो गया, बायस, है ना, या अनिश्चितता, ठीक है। अनिश्चितता से भरा हुआ है, सॉरी। विद फ्यूअर अवार्ड्स ऑन ऑफर। बोल रहे हैं और क्या है, अनिश्चितता से भरा हुआ और बहुत कम अवार्ड्स हैं इन लोगों को देने के लिए, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, कुड प्रोवोक इंक्रीज्ड डिसकंटेंट। और ये क्या कर सकता है, ये बढ़ावा दे सकता है बढ़े हुए डिसकंटेंट को, यानी कि लोगों में असंतोष की भावना को, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू द प्राइम मिनिस्टर्स विजन। बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसके विपरीत फ्यूअर अवार्ड्स में एक्चुअली मिस
many more promising talents। बोल रहे हैं कि अगर अवार्ड्स कम होंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो अपकमिंग जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो मिस भी हो सकते हैं। 4 अवार्ड देने हैं, लाखों लोग हैं, 4 सीटें हैं प्राइज देने के लिए, 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख टैलेंटेड लोग हैं वो, है ना। तो इन लोगों को अवार्ड देने के लिए सिर्फ 4 अवार्ड्स बचे हैं हमारे पास। अब 4 अवार्ड किसी 4 जन को मिलेंगे तो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो तो डीमोटिवेट फील करेंगे ना कि यार मैंने अच्छा काम नहीं किया क्या, मैं इस लायक नहीं था क्या कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ या मेरे को वो प्रोत्साहित करें। एंड एम्पलीफाई एपोलिट्स टू द ऑलरेडी डेकोरेटेड। अब एपोलिट्स मतलब क्या होता है कि वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, डिसकंटेंट बढ़ जाएगा। और जो पहले से ही जिनको अवार्ड मिले हुए हैं, है ना, उनको उनके अंदर भी डिसकंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है उनकी। और एक तो जिनको ऑलरेडी अवार्ड मिले हैं तो उनकी वो भी बढ़ जाएगी, देखो सिरदर्दी भी बढ़ जाएगी उनकी कि वो किसको चुने, है ना, क्योंकि जो पहले से जीत चुके हैं, अच्छी पोजीशन पे भी काम करें, उनका ही काम है कि वो लेकर आए, है ना। तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाएगा। अवार्ड्स कॉस्ट मिनिस्ट्रीज मनी। बोल रहे हैं कि अवार्ड्स देने के लिए मिनिस्ट्रीज को पैसा खर्च करना पड़ता है। बट द मीटिंग डिड नॉट डिस्कस वेदर कटिंग कॉस्ट। बोल रहे हैं लेकिन मीटिंग में ये नहीं डिस्कस हुआ कि जो कॉस्ट को हम कट करने के लिए अवार्ड्स को कम कर रहे हैं वॉज अ फैक्टर इन द रैशनलाइजेशन। वो बोल रहे हैं कि वो कोई ऐसा फैक्टर है, मतलब कॉस्ट कट करने के लिए हम अवार्ड्स कम कर रहे हैं, वो एक ऐसा मसला है या ऐसी वजह है जिसकी वाजिबता है, यानी कि जो रीज़न हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हमें दे रहा है, ठीक है। कि हम ये बोल रहे हैं कि यार हम पैसा बचाने के लिए अवार्ड्स कट कर रहे हैं, तो क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हुआ कि अवार्ड्स कट करने का? नहीं हुआ ना। जनता में तो डिस्ट्रेस बढ़ेगा। जो अच्छे लोग हैं काम करने के लिए, उनको तो यही आस होती है कि यार मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा जहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, है ना, मैं अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे सकता हूँ। तो उनके अंदर ये डिस्ट्रेस आ जाएगा। As it is unclear what existing problem the new scheme solves। बोल रहे हैं कि ये भी बहुत अनक्लियर है, बिल्कुल भी साफ नहीं है कि अभी होने वाली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो नई स्कीम से सॉल्व हो रही है। यानी कि पहली बात तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आज की अभी जो चल रही है उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अभी जो प्रोसेस है इसका प्रॉब्लम क्या है। दूसरा चीज़ की नई स्कीम लाने से वो कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने वाली है। द सेंटर शुड रिकंसिडर द मेरिट्स ऑफ इट्स प्रपोजल। वो बोल रहे हैं कि सेंटर को दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए, किस बात के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर। अपने जो उनने प्रपोजल रखा है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम अवार्ड्स कम कर देंगे, इस प्रपोजल में मेरिट्स क्या है, यानी कि फायदे क्या है, इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। यानी कि उनको दोबारा बैठ के सोचना चाहिए कि फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन कि कोरम का क्यों ओपिनियन था कि अवार्ड्स कट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड कट करने चाहिए। सॉरी, बिकॉज पहला ऑप्शन है बिकॉज कटिंग कॉस्ट वॉज अ फैक्टर इन प्रूनिंग ऑफ अवार्ड्स। वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग जो है वो एक फैक्टर है अवार्ड्स की छटाई करने में, ठीक है। तो अभी हमने वही लास्ट पॉइंट में यही डिस्कस करा कि कॉस्ट कटिंग क्या वाकई में एक फैक्टर है अवार्ड्स की छटाई करने में, क्या ये वाजिब फैक्टर है, ठीक है। बिकॉज रिकॉग्नाइजिंग अर्ली करियर पोटेंशियल विल रिमेन फ्रॉट विद बायसनेस। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी यंग टैलेंट को उसके करियर में जल्दी ही रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो ये चीज़ हमेशा एक फ्रॉट रहेगी, यानी कि ये भरी रहेगी बायसनेस के साथ में। यानी कि मेरा कोई फेवरेट, मैं सिलेक्शन कमेटी की हेड हूँ और मेरा कोई फेवरेट है, मैं उसको प्राइज दूंगी, या कोई मेरे पास आके बटरिंग कर रहा है मैं उसको प्राइज दूंगी, बजाय कि इसके कि कोई अच्छा टैलेंटेड बंदा है उसके, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अवार्ड्स चाहे हम कम रखें चाहे ज़्यादा रखें, लेकिन उसमें हमेशा बायसनेस रहेगी, ठीक है। तो ये भी कोई रीज़न नहीं था कोरम के ओपिनियन का। बिकॉज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अवार्डिंग वर प्रोवोकिंग डिसकंटेंट। बोल रहे हैं जो अभी के जो अवार्ड देने के सिस्टम है वो प्रोवोक कर रहे हैं डिसकंटेंट को, यानी कि असंतोष को। लेकिन हमने ये पढ़ा कि जो अब नया सिस्टम जो वो लाने वाले हैं उससे हो सकता है असंतोष लोगों में, ठीक है। द रैशनल फॉर
pruning follows from a vision of Prime Minister नरेंद्र मोदी regarding transformation of awards ecosystem। बोल रहे हैं कि इसका जो मूल आधार है अवार्ड्स को छांटने का, वो क्या है, नरेंद्र मोदी जी के एक विजन है कि हमें अवार्ड्स के इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कोरम ने सोचा कि चेंज करना है तो हम उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Why it is difficult to define a set of yardsticks and confers medal on the achievers in scientific research। वो बोल रहे हैं कि कुछ मापदंड सिलेक्ट करना और उन्हीं के आधार पर अचीवर्स को मेडल देना साइंटिफिक रिसर्च में क्यों डिफिकल्ट है। हमने पढ़ा क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है ना, बहुत वास्ट इसका एरिया है, और ऊपर से इसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार और बहुत ज़्यादातर ये होता है कि पंक्चुएटेड विद लकी ब्रेक्स की, मतलब कुछ चमत्कार हो गया तो आविष्कार हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए इसमें कुछ भी हम सीधे सीधे तौर पे मापदंड नहीं बना सकते। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च इज ओपन एंडेड, जो हमने पढ़ा था, सर्किटस एंड पंक्चुएटेड बाय लकी ब्रेक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which among the following are the negative aspects of Prime Minister's vision regarding transformation of award ecosystem। बोल रहे हैं कि जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो तरीका है, उस विजन है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग एन आइंस्टाइन और चंद्रशेखर, की इसकी वजह से हम आइंस्टाइन और चंद्रशेखर बनाने में हमें मुश्किल आएगी। पर हमें मुश्किल नहीं आएगी, चाहे आइंस्टाइन और चंद्रशेखर हम बना भी नहीं सकते, वो अपने आप बॉर्न जीनियसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हम बना ही नहीं सकते। डिसरिगार्ड मेनी मोर प्रॉमिसिंग टैलेंट्स एज फ्यूअर अवार्ड्स एंड ऑन ऑफर। बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड लोगों की अनदेखी की जाएगी क्योंकि बहुत कम अवार्ड्स रह जाएंगे देने के लिए। सही है बात, है ना, कम अवार्ड्स रह जाएंगे तो अच्छे टैलेंटेड लोगों की अनदेखी हो जाएगी। इट में एम्पलीफाई एपॉलिट्स टू ऑलरेडी डेकोरेटेड। बोल रहे हैं कि जो पहले से ही पदधारी हैं, जिनको पहले से ही मेडल मिले हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी और उनका काम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जो हमने पढ़ा भी था। तो यानी कि सेकंड और थर्ड सही हैं। अब सेकंड और थर्ड आ रहे हैं बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement are not correct with respect to the editorial? एडिटोरियल में कही गई कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट नहीं है। मिस्टर मोदी हैज सेड दैट हिज गवर्नमेंट विल अवार्ड वेल नोन पर्सनैलिटीज टू कट कॉस्ट। सबसे पहले तो यही गलत है। बोल रहे हैं कि मिस्टर मोदी ने कहा कि हम वेल नोन पर्सनैलिटीज, जो अच्छी जानी मानी हस्तियां, हम सिर्फ उन्हीं को अवार्ड देंगे ताकि हम पैसा बचा सकें, जबकि उन्होंने कहा कि हमने अपने बदलाव लाए हैं इसमें और सिर्फ जानी मानी हस्तियों को प्राइज नहीं दिए जा रहे, लोकल आम जनता को प्राइज दिए जा रहे हैं जिनने अच्छा काम किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर भल्ला हैज सेड दैट द अवार्ड्स ought to be restricted and have a transparent। बोल रहे मिस्टर भल्ला ने कहा कि अवार्ड्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, सीमित होने चाहिए, और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सही है, यही कहा था उन्होंने। द मिनिस्टर्स कुड ईदर रिटेन ओनली सम ऑफ द नेशनल अवार्ड्स और इंस्टीट्यूट 1 और 2 हाई स्टेटस अवार्ड्स। वो बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज ने कहा कि या तो वो कुछ नेशनल अवार्ड्स दे सकते हैं या फिर वो 1 या 2 हाई स्टेटस वाले अवार्ड्स को, पब्लिक फंडिंग वाले अवार्ड्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बोला दोनों दे सकते हैं, कुछ नेशनल अवार्ड्स दे दे और कुछ 1 या 2 हाई स्टेटस वाले पब्लिक फंडिंग वाले अवार्ड्स दे दे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज द मतलब ये तो सही स्टेटमेंट है कि उनने यही कहा था। हाँ, हमने पढ़ा था, देखो पीछे चल के, कि कुछ स्टेट ये कि या फिर वो इनको कुछ नेशनल अवार्ड्स रख लें या फिर कुछ हाई स्टेटस वाले अवार्ड्स रख लें। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो भी सही है। तो यानी कि हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत है, जो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये सही है। और ऑप्शन
जो हमारा फर्स्ट है वही गलत है, तो ऑप्शन ओनली 1 आ रहा है ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर तो आपका सही है, अब पहली बात तो हमें, ठीक है, सर्किटस मतलब होता है घुमावदार गोल गोल, ठीक है, राउंड अबाउट का मतलब भी होता है घुमावदार गोल गोल, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, इपॉक का मतलब होता है युग, सदी, काल, ठीक है, जो कि मतलब हो गया जहां हमने एरा पढ़ा था वो आ गया एपॉक में। डेलिब्रेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है गोल गोल घुमावदार, वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करे हैं वो वहाँ पे जाके अपना टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले 24 टेस्ट लाइव हो चुके हैं, मॉक टेस्ट, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको इंग्लिश माध्यम की ऐप पे भी मिल जाएंगे, जो कि प्ले स्टोर में ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू, एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।